चलिए, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का हिंदी चैप्टर 9 को लेकर आए हैं, जो पाठ है रुको बच्चों। यह काव्य खंड का 9वां चैप्टर है, जो पाठ का नाम है रुको बच्चों। चलिए, हम लोग कविता शुरू करने से पहले सबसे पहले कवि का परिचय पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे। मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव लेखक के जीवनी से पूछा जाता है, इसलिए हम हर एक चैप्टर को लेखक की जीवनी पढ़ाते हैं और उसको पढ़ते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो इसी तरह जिनका कवि है राजेश जोशी। देखिए, एक बात याद रख लेना कि जब कोई व्यक्ति कविता लिखे तो उसे हम कवि कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कविता लिखता है उसे हम कवि कहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति कहानी लिखे तो उसे हम क्या कहेंगे? लेखक कहेंगे। क्या कहेंगे? लेखक कहेंगे। ठीक। तो चलिए, रुको बच्चों, आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि रुको बच्चों कविता के कवि कौन है, तो राजेश जोशी। हम इनका जीवनी पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। बुक है तो बुक निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम भी बुक से पढ़ाते हैं। कि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था, तो 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। इन्होंने जो है पढ़ाई पूरे करने के बाद जो है शिक्षा पूरा करने के बाद पत्रकारिता यानी कि मीडिया में काम किए और कुछ सालों तक जो है पढ़ाने का भी इन्होंने काम किया, अध्यापन। राजेश जोशी ने कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखे हैं। यही न कि केवल कविता ही लिखे हैं, बल्कि कहानी, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ समझता है, यानी कि किसी चीज़ पर के बारे में व्यंग करना, यानी कि उसकी चीज़ के बारे में बताना, किसी चीज़ पर लिखना। जिसे सरकार काम कर रही है, सरकारी हमारे राज्य में किस प्रकार से काम करती है, देश में किस प्रकार से काम करती है, उसके बारे में लिखना, उसको कमियों को बताना, ठीक, टिप्पणियाँ कहलाता है। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ नाटक का इन्होंने रूपांतरण, जैसे कोई नाटक है दूसरा भाषा में, उसको अपने हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना रूपांतरण कहलाता है। जैसे एक खूब बढ़िया कहानी है, चाहे नाटक है, अंग जर्मनी भाषा में, ठीक, लेकिन उसको जर्मनी से हिंदी में अनुवाद करता है तो उसी को रूपांतरण कहते हैं। तो इन्होंने कुछ नाट्य का रूपांतरण भी किया है। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किए, यानी कि छोटे छोटे फिल्मों के लिए जो है इन्होंने लेखक का कार्य भी किए है, लिखे, फिल्म भी लिखे छोटे छोटे। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु भी एवं रूसी कवि माइकोस कवि की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। आपसे पूछ देगा कि राजेश जोशी ने पतलून पहिना बादल नाम से किसके कविता के अनुवाद किया है? तो भर्तृहरि और रूसी कवि माइकोस कवि से कोई कविता का अनुवाद जो है किस में किया है? तो पतलून पहिना नाम बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। इनकी कविताओं केवल हिंदी ही नहीं बल्कि कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ है, जैसे अंग्रेजी, रूसी और जर्मन, इन सभी भाषाओं में इनका कविता जो है प्रकाशित हुआ है। आगा पैराग्राफ कह रहा है कि राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह, इनके प्रमुख काव्य संग्रह मतलब यानी कौन कौन से इन्होंने कविताएं लिखे हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़। क्या है? एक दिन बोलेंगे पेड़। इसको आप लोग बहुत याद कर लेना बढ़िया से, क्योंकि पूछ देगा एक दिन बोलेंगे पेड़ किनकी कविता है? तो राजेश जोशी की। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा
नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच और चांद की वर्तनी। उन्होंने मक्खनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपसे पूछ देगा राजेश जोशी को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो मक्खनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय से युक्त होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम अभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया को नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देता है। यानी कि इनके जो भी कविताएं लिखते थे एक अलग बोली मिजाज रहता है, यानी कि बहुत आसान भाषा, बहुत साधारण भाषण में और बहुत अच्छे शब्दों का मिलाप रहता है, ताकि पाठकों को पढ़ने में, ताकि जो पढ़ रहा है इस पाठ को, विद्यार्थियों को समझने में जो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ यह भी बताए कि आज मनुष्य को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, बचाए रखना चाहिए, नहीं तो यह ऐसा दुनिया आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि कोई भी ठीक नहीं है, कब कौन नष्ट हो जाएगा, कब किसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को सेफ्टी में रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए और जहाँ तक हो हमें अपने आप पर नियंत्रण करना चाहिए। किनका कहना है? राजेश जोशी का। लास्ट पैराग्राफ हमारा कह रहा है कि प्रस्तुत कविता हमारी शासन व्यवस्था यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों पर करारा चोट करती है। हमारी शासन व्यवस्था इन्हीं तीनों पर निर्भर रहता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसी पर गहरा चोट करती है। इसी के बारे में जो है कवि इस कविता में बताते हैं। इस यहाँ का शासक वर्ग जल्दी में बोलते हैं कि यहाँ का जो भी कोई भी नेता होते हैं वो सब क्या है, बहुत जल्दी में है, लेकिन उसकी जल्दी दायित्व निर्वाह के लिए नहीं, वह तो सब कुछ रौंद कर आगे निकलने की जल्दी में है। ऐसे में कवि बच्चों को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि बच्चे जो हमारा भविष्य है। आपसे पूछ देगा कि देश का भविष्य कौन होता है, तो बच्चों देश का क्या होता है, भविष्य होता है। देखो यहाँ के जो नेता विधायक होते हैं, सांसद, मंत्री होते हैं, उनकी कहीं जाना नहीं होता है, बल्कि वो अपने गाड़ियों को जैसे चलाता है तो खूब तेज़ी रफ्तार से, यानी इसमें कोई भी आकर रौंद आ जाए कोई दिक्कत नहीं, चलो मुआवजा के लिए रुपया दिया जाएगा, वो रेस में जाएगा, बल सर तो कहीं नहीं जाना होता। इसी को जो है कवि बताते हैं। ऐसे में कवि बच्चों को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि बच्चा देश का जो है भविष्य होता है, वह कहीं इनकी अंधी रफ्तार में दब कुचल न जाए। प्रतीकार्थ यह कि बच्चे रुक कर, संभल कर, सोच विचार कर आगे बढ़े और शासन तक व्यवस्था की अंधी दौर का हिस्सा न बने। चलिए, इस प्रकार से हमारा यह कवि का जीवनी समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस कविता रुको बच्चों कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मैं एनपी संजय आप सभी को फिर से आपके अपनी एनपी संजय यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए मैं एनपी संजय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। चलिए।